हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशांति और आज हम लोग इकोनॉमिक्स का पेपर करेंगे। ओके, इकोनॉमिक्स का पेपर करेंगे सेमेस्टर 6 का। क्या है? मेजर पेपर 12। ओके, और हमारा पेपर टाइटल क्या है? बेसिक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। क्या है? बेसिक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो हम ये कौन से 9-10 का बेसिक मैथमेटिक्स नहीं, इसमें किसका आएगा? 11-12 का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, शॉर्ट लॉन्ग सारा होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या है भाई? तो बेसिक कंसेप्ट में क्या आता है? सेट थ्योरी। तो टाइप्स इसका पढ़ेंगे, सेट ऑपरेशन क्या क्या होता है और यूज ऑफ वेन डायग्राम। ओके, दूसरे नंबर पे क्या है? फंक्शंस सेट पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शन का कंसेप्ट पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, होमोथेटिक फंक्शन क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, और देखिए 14 में क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड इकोनॉमिक एप्लीकेशन स्ट्रेट लाइन। ओके, यूनिट 2 में क्या पढ़ेंगे? लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन। लिमिट एंड डिफरेंशिएशन, तो लिमिट हो गया, इसका रूल जो भी है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, और कंडीशन फॉर अनकंस्ट्रेंड मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शन इन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब मैक्सिमा और मिनिमा आपको निकालना है किसी भी फंक्शन का। ठीक है, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है आपको? यूनिट 3 में पढ़ना है आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन इकोनॉमिक्स। तो डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन है उसका क्या यूज़ है इकोनॉमिक्स के फील्ड में। ठीक है, तो देख सकते हैं 13.1 में टोटल मार्जिनल यूटिलिटीज़ है। 3.2 में क्या? इलास्टिसिटी में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। और थर्ड में क्या? इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ अनकंस्ट्रेंड मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन इन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, 3.5 में क्या? इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। मोनोपोली क्या है आप लोग को पता होगा। यूनिट 4 में पढ़ना है आपको, इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो इसका कंसेप्ट क्या है, इकोनॉमिक एप्लीकेशन क्या है, इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स में क्या है। ठीक है, यूनिट 5 में आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है और उसके एप्लीकेशन को पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है? 5.1 में मैट्रिक्स पढ़ना है, इसका मीनिंग क्या है, टाइप क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है, उसके कौन कौन से ऑपरेशंस है। ठीक है, और 5.2 में आपको डिटर्मिनेंट्स एंड ऑपरेशन पढ़ना है। फिर 5.3 में इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स और रैंक ऑफ। इन्वर्स हम लोग रो मेथड से भी निकाल सकते हैं या फिर एक मेथड होता है उससे भी। 5.4 से सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजेनियस और इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल एंड मैट्रिक्स रूल। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतना आपका सिलेबस है। तो अगर आप मैथ्स नहीं पढ़े हैं तो ये मे भी आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। वैसे नहीं पढ़े होंगे, 11 में कॉमर्स लिए होंगे तो तभी इकोनॉमिक्स होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या क्वेश्चन है भाई। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सेट। ठीक है, तो सेट है क्या? तो समुच्चय वस्तुओं या तत्वों का एक सुव्यवस्थित संग्रह होता है जिसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके। ठीक है, इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सेट क्या हो सकता है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन क्या होगा वो? दैट शुड बी क्या? वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड मतलब सुव्यवस्थित होना चाहिए, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले सकते हैं भाई कि हाँ क्या, हाँ देख लीजिए, सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ओके, इसमें हम लोग सारा लिखते हैं और ये क्या कहलाता है? एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, ये सब के अंदर मान लीजिए हम लोग लिख देंगे सेट ऑफ वॉवेल्स, तो AEIOU आ जाएगा, आएगा ना। हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया? एलिमेंट्स हो गया, और इसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और कभी भी हम लोग सेट को लिखेंगे तो उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। A इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ वॉवेल्स, तो क्या हो जाएगा? AEIOU, और बीच में क्या होता है? कॉमा होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल में बोल सकते हैं कि क्या मोस्ट 10 ब्यूटीफुल गर्ल्स का हो सकता है सेट? तो नहीं हो सकता है। ठीक है, आप किसको मानिएगा किसको नहीं, तो वो नहीं होगा। ओके, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ
10 ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है। तो 10 ग्रीन वेजिटेबल में आराम से हो जाएगा, आप जो भी दीजिएगा। और ये नहीं कि ऑलवेज नंबर ही होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ में भी क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है, शेप हो सकता है, ठीक है, शेप हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सेट में। ओके, मतलब हम बोल सकते हैं कि पूरा दुनिया को ही हम लोग क्या मान सकते हैं, जैसे कि हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन में पढ़ेंगे, वो यूनिवर्स वाला है, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो होप आप लोग को सेट समझ में आ गया होगा। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है विच शुड बी क्या, वेल डिफाइंड। ओके, इसके टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं, एम्प्टी सेट होता है, इन्फिनाइट होता है, फाइनाइट होता है, तो वो आगे आप लोग को मिल जाएगा। तो सेट क्या है, समुच्चय वस्तुओं या तत्वों का एक सुव्यवस्थित संग्रह होता है, ठीक है, जिसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके, जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वही हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता है। कॉन्सोनेंट का सेट हो सकता है कि नहीं। और बोलेंगे तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज नल सेट, ठीक है। तो नल सेट क्या हो गया भाई, शून्य समुच्चय क्या है, तो इसी का टाइप है, सेट ही होता है, एम्प्टी सेट को ही नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है। जिस समुच्चय में कोई भी तत्व ना हो उसे शून्य समुच्चय कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए शुड बी, मान लीजिए लेट क्या है, ए है, नल सेट है, तो इसके अंदर क्या होगा, कोई भी नहीं एलिमेंट होगा, 0 एलिमेंट होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा। इसका हम लोग कोई नल सेट का एग्जांपल ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या हो सकता है भाई, आप तो सोच में पड़ गए, ऐसा कौन सा सेट होगा जिसमें 0 एलिमेंट होगा। तो देखिए, तो मान लीजिए कि क्या मानिएगा, हाँ, कि नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 1, ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो बताइए, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट ही क्या होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 होता है नेचुरल नंबर। तो 1 से कोई छोटा होता है क्या, नहीं होता। दैट मीन क्या हो जाएगा, ये वाला सेट अगर ए हम लोग का था कि लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, नल सेट हो गया, ठीक है। इसका आप अगर एग्जांपल दे पाएंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, व्हाट इज यूनियन सेट्स, ठीक है। तो देखिए, दो या दो से अधिक समुच्चय के सभी तत्वों को मिलाकर बना समुच्चय संघ कहलाता है। यूनियन सेट क्या होता है, मान लीजिए आपके पास दो सेट है कोई, ठीक है, दो सेट है ए और बी, ओके, ए और बी, ये मान लीजिए 1 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 3 4 हो गया। तो हमारा जो यूनियन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनियन सेट हो गया। और इसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, कैसे होता है, यू होता है, ओके। होप यूनियन सेट आपको समझ में आ गया होगा। दो या दो से अधिक समुच्चयों के सभी तत्वों को मिलाकर बना समुच्चय संघ कहलाता है। और ये सब इतना इजी नहीं है, 11th क्लास में पढ़ा जाता है ये सबको, ठीक है। व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है, समुच्चय का प्रतिच्छेद क्या है। तो दो समुच्चयों के, मतलब दो सेट के सामान्य तत्वों का समुच्चय प्रतिच्छेद कहलाता है। और इंटरसेक्शन का साइन कैसा होता है, ऐसे होता है, ओके, उल्टा। देखिए, आप यूनियन और ना इंटरसेक्शन में बहुत कंफ्यूज हो जाता है, तो उतना आपको ध्यान में रखना, यू से यूनियन, यू से ऐसे इसका साइन, ठीक है। और एक ही याद रखना है, इंटरसेक्शन आप मत याद रखिएगा कि ऐसे होता है, वरना भूल जाइएगा। यू ऐसे होता है यूनियन का, और इंटरसेक्शन ऐसे होता है, ठीक है। चलिए, इंटरसेक्शन का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो क्या लेंगे भाई, तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है ए, ओके, जिसमें है एलिमेंट है 1 और 3, ओके। और एक सेट है, समुच्चय है, क्या है, 3 और 1 और मान लीजिए 2 का, ठीक है, ये है हमारा, ओके। तो हमारा सेट क्या बनेगा भाई, तो इसमें बनेगा 3 1 3, ओनली 1 3। 2 क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें ये कॉमन नहीं है। और इसमें क्या होता है, जब कॉमन होता है, सामान्य होता है, दोनों सेट में जब आपका सामान्य होगा तो ही होगा। मान लीजिए एक में है राम सीता है, और दूसरे में क्या है, मान लीजिए एक में राम सीता है, ठीक है, और दूसरे सेट में क्या है, राम सीता मोहन है। तो इंटरसेक्शन क्या बनेगा, ओनली राम सीता का, क्यों, क्योंकि मोहन उसमें कॉमन नहीं है, ओके। और यूनियन में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे राम सीता है, वहाँ पे मोहन संगीता है, तो क्या होगा, सब हो जाएगा, राम सीता मोहन संगीता सब हो जाएगा, मिला के, यूनियन में मिला के होता है, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5,
कि हमारा व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या है, जब स्वतंत्र चर के प्रत्येक मान के लिए आश्रित चर का एक ही मान निर्धारित हो उसे फलन कहते हैं। पता है हम लोग इसको थोड़ा सा थ्योरी से पहले हम लोग ना थोड़ा सा इसका डेली जीवन में हम लोग देखें कि फंक्शन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप पहले घर में बहुत बदमाशी करते थे, या फिर मान लीजिए आप अगर लड़का है तो डेली शाम को बाइक लेके आप घर से क्या होते हैं, दोस्त लोग को निकल के लेके चले जाते हैं, क्या करने के लिए, चाय पीने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, चाय पीने के लिए चले जाते हैं, आपके पापा 1 दिन देके, 2 दिन देके, 3 दिन देके, 1 सप्ताह देके, उसके बाद आपको आपके पापा क्या करते हैं, मारते हैं, थप्पड़ लगाते हैं कि तुम ये डेली डेली कहाँ चला जाता है शाम होते ही पढ़ने लिखने के टाइम में। तो देखिए अब दूसरा दिन से क्या कीजिएगा कि आप वहाँ पे नहीं जाइएगा, छोड़ दीजिएगा। तो जो आपका यहाँ पे क्या, जो आपका पापा का जो थप्पड़ था वो क्या काम किया, चेंज लाने का काम किया, तो वही क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ठीक है, क्या काम हो गया, ये फंक्शन हो गया। तो यही होता है। और एक चीज़ क्या होता है, आप अब क्या हो गया, आप अच्छे से, आप बुरे थे पहले, मान लीजिए बुरा मानते हैं शाम को घूमने वाले को, तो बुरा थे, तो आप बुरा से क्या हो गए, अच्छे हो गए। तो जो वो चेंज आया किसके कारण आया, आपके पापा के कारण, तो वो क्या एज अ फंक्शन वहाँ पे काम किए। ठीक है, जैसे कि आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे पॉलिनोमियल चैप्टर, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, पी एक्स लेते थे और मान लीजिए यहाँ पे x+2 लिख दिए। अब p का वैल्यू जब हम लोग 1 ले लेते थे तो यहाँ पे क्या करते थे, 1+2 कर देते थे और हमारा आउटपुट आ जाता था यहाँ पे इनपुट लेके। सेम इसी में ऐसे ही करना है, p की जगह हम बस यहाँ पे किसको डिनोट करते हैं, f को करते हैं, f से क्योंकि फंक्शन होता है। ठीक है, f लेंगे और यहाँ पे कोई आप डालोगे नंबर, जो दिया हुआ रहेगा उसी को बैठा दोगे, बस इनपुट से आउटपुट आपको मिल जाएगा। कनेक्ट करता है, ठीक है, ये चीज़ों को क्या करता है, कनेक्ट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, फंक्शन कहते हैं। ओके, 1 प्लस मान लीजिए 1 तो क्या हो गया, 2 हो गया। सेम है, वैसे ही बनेगा, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल से समझ में आएगा अगर हम लोग आगे होगा तो। चलिए, व्हाट इज होमोजेनस फंक्शन, तो होमोजेनस क्या होता है, समघातीय फलन क्या है, तो वह फलन जिसमें सभी चरों की घातों का प्रयोग का योग समान और समघातीय फलन कहलाता है। तो जो ये होता है, फलन के पहले मतलब फंक्शन के पहले अवकलन को प्रथम कोटि अवकलज कहा जाता है। अब देख लीजिएगा इसका एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, व्हाट इज सेकंड ऑर्डर, तो क्या होगा, वही द्वितीय हो जाएगा। प्रथम अवकलज का अवकलन द्वितीय कोटि अवकलज कहलाता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, जब एक से अधिक स्वतंत्र चरों वाले फलन का अवकलन किया जाए तो उसे आंशिक अवकलन कहते हैं। जब इसमें x, y, z सब आ जाएगा तब उसमें हमको क्या, नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होगा, जब x का कीजिएगा तो y z कांस्टेंट रहेगा, जब y का कीजिएगा तो x z रहेगा, जब z का कीजिए तो x y कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब उसको एज इट इज रखना है, बाकी एक ही का डिफरेंशिएशन करना है आपको। 16, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता क्या है, तो उपभोग में एक इकाई की वृद्धि से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि सीमांत उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, तो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई पर होने वाले लागत सीमांत लागत कहलाती है। ठीक है, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्या है, मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को मूल्य लोच कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को मूल्य लोच कहते हैं। व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्या है, आय में परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन आय लोच कहलाते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो ये क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, चलिए,
व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल? निश्चित समाकलन क्या है? तो निश्चित सीमाओं के भीतर किया गया समाकलन को निश्चित समाकलन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं ये ले लेते हैं कि हमको क्या करना है, 0 से 4 तक ही करना है, तो उसको बोला जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? तो क्या है, उपभोक्ता द्वारा देने को तैयार मूल्य और वास्तविक मूल्य के अंतर को उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। क्या कह लेते हैं? उपभोक्ता द्वारा देने को तैयार मूल्य और वास्तविक मूल्य जो ओरिजिनल रहता है और जो उपभोक्ता जो देने के लिए रेडी रहता है उसके बीच के अंतर को क्या बोला जाता है? उपभोक्ता अधिशेष। ठीक है, व्हाट इज मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स क्या है भाई? संख्याओं की पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित सारणी को अवयव कहते हैं। ठीक है, क्या होता है मैट्रिक्स? ऐसे। ठीक है, मान लीजिए क्या है, 2x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, दिस इज क्या है, 2x2 मैट्रिक्स। ओके, 4x4 भी होता है, रो मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है कि नहीं? चलिए, व्हाट इज डिटर्मिनांट? तो वर्ग आयु से संबंधित एक संख्यात्मक ज्ञान को निर्धारक कहते हैं। डिटर्मिनांट क्या है? वर्ग आयु से संबंधित एक संख्यात्मक मान को निर्धारक कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 है, ठीक है, एक सेकेंड, मान लीजिए 2 अरे इससे तो दिख नहीं रहा, 3 4। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा है। अब इसका हमको डिटर्मिनांट निकालने बोल दिया। क्या निकालने बोल दिया? डिटर्मिनांट निकालने बोल दिया। तो कैसे करेंगे? पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? चलिए, इसके बाद क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, क्रैमर्स रूल क्या है? तो क्रैमर्स रूल क्या है भाई? रेखिक समीकरणों की प्रणाली को हल करने की विधि को क्रैमर नियम कहते हैं। ठीक है, रेखिक समीकरणों की प्रणाली को हल करने के लिए। चलिए, अब हमारा क्या है, थोड़ा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सेट थ्योरी की अवधारणा, प्रकार तथा वेन डायग्राम के उपभोग को समझाइए। तो सेट थ्योरी होता क्या है, इसके प्रकार क्या है? जैसे हम लोग पढ़े, नल है, एम्प्टी है, डेफिनिट है, इनडेफिनिट है, तो वही सब बताना। उसके बाद वेन डायग्राम के बारे में बताना है आपको, वेन डायग्राम। ओके, तो चलिए, समुच्चय सिद्धांतों को गणित की एक मौलिक शाखा है जिसके व्यापक प्रयोग आर्थिक विश्लेषण में किया जाता है। समुच्चय वस्तुीय तत्वों को सुव्यवस्थित संग्रह होता है। अर्थशास्त्र में उपभोक्ताओं, वस्तुओं, बाजारों आदि को समुच्चय के रूप में दर्शाया जाता है। सेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए? सुव्यवस्थित संग्रह होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसको परिभाषित होना चाहिए। ठीक है, इसके प्रकार क्या है? तो शून्य समुच्चय, वही नल सेट जो बताए थे, सीमित व असीमित, डेफिनिट और इनडेफिनिट हो गया, समान हो गया, उप समुच्चय हो गया। ठीक है, डेफिनिट सीमित में मतलब क्या, उसमें क्या डेफिनिट, जैसे कि हम लोग, आप इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, आपको पता होगा कि किसमें कितना आएगा। जैसे हम एक बोलते हैं वोवेल्स, तो क्या है, वोवेल्स ए ई आई ओ यू 5 ही तो है, तो वो क्या हो गया, एक डेफिनिट हो गया। असमित मतलब इसमें हम लोग किसको ले सकते हैं? इंटीजर को ले सकते हैं, कि मतलब इनडेफिनिट हो सकता है। ठीक है, चलिए वेन डायग्राम के बारे में समझते हैं। वेन डायग्राम क्या बताता है भाई? रिलेशंस को बताता है एक दूसरे के बीच में। ठीक है, क्या बताता है? रिलेशंस के बीच बताता है, किसी का भी बता सकता है कि नहीं। इसमें क्या, विभिन्न उपभोक्ताओं या उत्पादों का आपसी जो संबंध होता है वो सबको दर्शा सकता है। जैसे क्या हम बताएंगे, इसमें से एक आपको हम एग्जाम्पल के ये में बताते, होप आप समझ जाइएगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 है। ठीक है, ए क्या करता है, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए है, क्या है, मान लीजिए ए क्या करता है, जूस पीता है। ठीक है, बी क्या पीता है, चाय पीता है। और सी क्या यहाँ पे दर्शा रहा है कि जूस और चाय वो दोनों पीता है। ठीक है, क्योंकि वो कॉमन है कि नहीं, ये कॉमन एरिया है, तो मतलब ये दोनों पीता है। ठीक है, चलिए इसका एक बार पढ़ लेते हैं थ्योरी। समुच्चय के बीच संबंधों को चित्रात्मक रूप में स्पष्ट करता है। संघ, प्रतिच्छेद और अंतर जैसे संक्रियाओं को समझने में यह अत्यंत उपयोगी है। देखे ना कि क्या यूनियन है, क्या दोनों पीता है, प्रतिच्छेद, इंटरसेक्शन,
कौन इसमें अनकॉमन है उसको छाट देंगे, उसको नहीं लेंगे प्रतिच्छेद में, है कि नहीं। और उसमें डिफरेंस क्या है सबको ये बता दिया। ये तीन जो ये ABC जो था, है ना। समझने में यह अत्यंत उपयोगी आर्थिक विश्लेषण में से विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं के उत्पादन में आपसी संबंधों को दर्शाने हेतु प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार समुच्चय सिद्धांत तार्किक सोच व विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन क्या है। तो इस प्रकार का अर्थव्यवस्था में इसके प्रकार का अर्थशास्त्र में महत्व स्पष्ट कीजिए। इकोनॉमिक्स में इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको देखना है। तो चलिए, फंक्शन वह गणितीय संबंध है जिसमें जिसमें प्रत्येक चर के प्रत्येक मान के लिए आश्रित चर को केवल एक ही मान निर्धारित होता है। अर्थशास्त्र में मांग, आपूर्ति, लागत, उपभोग आदि सभी को फलन के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके प्रकार क्या है, रेखिक फलन है, अवरेखिक फलन है, समघातीय है, समरूप है। ठीक है, समघातीय फलन उत्पादन सिद्धांतों में उपयोगी है, जबकि समरूप फलन उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन में सहायक है। अंतर देख लीजिए, उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन में, और ये क्या है, उत्पादन के सिद्धांत। ठीक है, अभी ये दोनों में क्या होगा, अंतर भी पूछेगा। तो क्या है, समघातीय और समरूप फलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अभी देखिए, उपभोक्ता में और एक क्या उत्पादन में, वो वाला आप लिख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए क्या है, समघातीय समघातीय फलन वह है होता है जिसमें सभी चरों के घातों का योग समान होता है। यदि सभी चरों के समान अनुपात में बढ़ाया जाए तो फलन का मान उसी अनुपात में बढ़ता है। मान लीजिए 2 है और मान लीजिए वो 2 यूनिट में बढ़ता है, 2 यूनिट में बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद इसका अगर रेशियो कर लेंगे, मान लीजिए इसको रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, इसके लिए जितना होगा उसके लिए भी होगा। तो रेशियो वही बताता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक साथ बढ़ेगा एक साथ घटेगा समान रूप से। ठीक है, समरूप फलन होता है जो किसी समघातीय फलन का रूपांतरण होता है। इसमें पैमाने बदल सकते हैं पर अनुपात समान रहता है। ठीक है, अनुपात हमेशा क्या होगा, अगर मान लीजिए 5 10 है तो क्या होगा, 1 2 होगा, लेकिन बात तो सेम ही है, बस वो मल्टीपल है कि नहीं। अर्थशास्त्र में समघातीय फलन उत्पादन विश्लेषण तथा समरूप फलन उपभोक्ता प्राथमिकताओं के अध्ययन में प्रयुक्त होता है। दोनों फलन आर्थिक व्यवहार को समझने में सहायता होते हैं। चलिए, क्या है, निर्देशांक ज्यामिति का अर्थशास्त्र में, अच्छा ज्योमेट्रिक वाला है ना, अर्थशास्त्र में उपयोग स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्या है, निर्देशांक ज्यामिति में बिंदुओं, रेखाओं और वक्रों का अध्ययन किया जाता है कि नहीं। पॉइंट के बीच में पढ़ते हैं, लाइन के पढ़ते हैं, कि नहीं। अर्थशास्त्र में विभिन्न आर्थिक संबंधों को ग्राफ के माध्यम से समझाने हेतु इसका उपयोग होता है। मार्केटिंग में क्या है, बस ग्राफ ही है, ट्रेडिंग में आप देख सकते हैं, है ना। उदाहरण के लिए सरल रेखा उपभोग एवं बचत फलन, उसमें भी आया था कि सरल रेखा क्या किसमें यूज होता है। तो हम लोग बताए थे क्या, उपभोग में और बचत में के बीच का ग्राफ हम लोग देखते हैं, है ना। परवलय क्या होता है, औसत लागू और कुल उत्पादक चक्र, जिसे पाराबोला भी हम लोग कहते हैं। अति परवलय क्या है, इकाई लोभ मांग चक्र। ठीक है, ग्राफ के माध्यम से आर्थिक प्रवृत्तियों को आसानी से समझा जा सकता है। यह विश्लेषण को सरल और प्रभावी बनाता है। सही बात है, एनालिसिस को क्या बनाता है, प्रभावी, इफेक्टिव बनाता है। ग्राफ से हमें जल्दी समझ में आता है कि नहीं। चलिए, लिमिट और डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन है। तो लिमिट की अवधारणा एवं नियमों को समझाइए। तो इसके क्या नियम है भाई, सीमा वह मान जिसकी और कोई फलन तब अग्रसर होता है जब स्वतंत्र चर किसी निश्चित मान के निकट पहुंचता है। सीमा के अवकलन को आधारशील है। ठीक है, सीमा के प्रमुख नियम क्या है, योग का नियम, अंतर का नियम, गुना का नियम और भाग का नियम। अर्थशास्त्र में सीमांत अवधारणाएं जैसे सीमांत लागत और सीमांत उपभोग्यता सीमा के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अवकलन की अवधारणा एवं उसके आर्थिक महत्व स्पष्ट कीजिए। तो क्या है भाई अवकलन की धारणा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या है कि किसी भी परिवर्तन की दर को मेजर करने के लिए
क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, यह बताता है कि स्वतंत्र चर में थोड़े से परिवर्तन से आश्रित चर में कितना परिवर्तन होता है। ये डिफ्रेंशिएट बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इंटीग्रेशन जितना बड़ा है ना डिफ्रेंशिएशन उतना ही छोटा है। तो उसमें एक स्मॉल चेंज, डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, स्मॉल चेंज। तो वही बता रहा है कि मार्केट में स्मॉल चेंज होने से क्या क्या कितना उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसी के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएशन का यूज करते हैं। अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता, सीमांत लागत और सीमांत राजस्व जैसी अवधारणाएं आकलन द्वारा प्राप्त की जाती है। डिफ्रेंशिएशन का क्या कहाँ कहाँ महत्व है इकोनॉमिक्स में, तो सीमांत उपयोगिता में, सीमांत लागत में और सीमांत राजस्व में। ठीक है, यह अधिकतम लाभ और न्यूनतम लागत ज्ञात करने में सहायक है। और मेनली किसमें कर रहा है, अधिकतम लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा, और क्या होता है, मिनिमम जो लागत है, ठीक है, उसको ज्ञात करने में सहायक होता है। एप्लीकेशन इसका क्या है भाई, तो कुल एवं सीमांत उपयोगिता के संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो कुल और सीमांत में क्या है भाई संबंध, तो देखते हैं। उत्तर, कुल उपयोगिता किसी वस्तु के कुल उपभोग से प्राप्त संतुष्टि को दर्शाती है, सम टोटल है कि नहीं, जबकि सीमांत उपभोग के अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि है। ठीक है, अतिरिक्त इकाई में यहाँ पे क्या हम लोग मार्जिनल कॉस्ट वाला बोल सकते हैं कि नहीं। जैसे जैसे उपभोग बढ़ता है सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यहाँ हासमन सीमांत उपयोगिता का नियम कहलाता है। यह उपभोक्ता संतुलन और मांग सिद्धांत की आधारशिला है। प्रश्न संख्या 8, मांग की तुल्य और लोच की अवधारणा एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। तो मूल्य लोच यह दर्शाती है कि मूल्य में परिवर्तन से मांग कितनी प्रभावित होती है। थोड़ा सा अगर हम लोग दाम में चेंज कर देते हैं, प्राइस में चेंज कर देते हैं, तो मांग किस प्रकार प्रभावित होती है उसका, तो पूर्ण लोच, अल्प लोच और इकाई लोच। मूल्य लोच का प्रयोग मूल्य निर्धारण कर नीति और बाजार में संरचना के अध्ययन में किया जाता है। यह उत्पादक और सरकार दोनों के लिए अत्यंत उपयोगी है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से ये तो क्वेश्चन हो गया। चलिए अब सीमांत राजस्व और औसत राजस्व के संबंध को स्पष्ट करते हैं। तो औसत राजस्व, एवरेज रिवेन्यू क्या है भाई, तो प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त आय को दर्शाता है, प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त आय को दर्शाता है। जबकि सीमांत, मार्जिनल, एक अतिरिक्त इकाई बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त आय को दर्शाता है। मार्जिनल को हम लोग को पता है एवरेज क्या है, जब प्रत्येक हर एक यूनिट जो बिकता है उसका अलग अलग क्या कितना एक एक चीज से कमाई हो रहा है, तो उसको दर्शाता है। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की अवस्था में औसत राजस्व और सीमांत राजस्व दोनों समान होते हैं, क्योंकि कीमत स्थिर रहती है, परंतु अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में सीमांत राजस्व औसत राजस्व में कम होता है। यह संबंध मूल्य निर्धारण, लाभ अधिकतमकरण तथा बाजार संरचना को समझने में सहायक होता है। सीमांत राजस्व वक्र औसत राजस्व वक्र के नीचे स्थित होता है। यह विश्लेषण और उत्पादक के लिए उत्पादन स्तर निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए अब इंटीग्रेशन से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप क्वेश्चन पढ़ देंगे, आप लोग आंसर उसका क्या कीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में आपको ऐप में PDF अवेलेबल है, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड करके पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए समाकलन की अवधारणा एवं उसके आर्थिक उपयोग को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या, डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन का उल्टा है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन में जहाँ हम लोग रेट चेंज को मापते हैं, वहीं ये क्या बताता है, इंटीग्रेशन में उसके टोटल मान को हम लोग ज्ञात करते हैं, है कि नहीं, कुल मान को ज्ञात करते हैं कि नहीं। तो चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। समकालन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, जहां अवकलन परिवर्तन की दर बताता है, वहीं समाकलन क्या, कुल मान को ज्ञात में सहायता करता है। अर्थशास्त्र में सीमांत फलनों से कुल फलन प्राप्त करने के लिए समकालन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे सीमांत लागत से कुल लागत, सीमांत राजस्व से कुल राजस्व, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से कुल उपभोग।
ठीक है। अब एक एक करके तो हम लोग नहीं कर सकते ना, इंटीग्रेशन हमारा क्या करता है, एक ही बार सारे सम को निकालने में हेल्प करता है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निश्चित समाकलन का अर्थशास्त्र में महत्व स्पष्ट कीजिए। तो क्या है, निश्चित समाकलन वह समाकलन है जिसमें सीमाएं निर्धारित होती है, यह किसी निश्चित अंतराल के भीतर कुल मान ज्ञात करता है कि नहीं। मान लीजिए हमको 2015 से 2016 तक का ही मान लीजिए हमको 2015 से लेके 2026 तक का निकालना है, तो हम उतना का लेंगे, है कि नहीं। और हमको अगर मान लीजिए 5 साल 6 साल, आप समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, अर्थशास्त्र में निश्चित समाकलन का प्रयोग कहाँ कहाँ है, उपभोक्ता अधिशेष में, उत्पादक अधिशेष में और कुल कल्याण में, ठीक है, की गणना में किया जाता है। यह मांग और आपूर्ति वक्र के नीचे तथा ऊपर के क्षेत्रफल को मापने में सहायक होता है। इस प्रकार निश्चित समाकलन आर्थिक नीति विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न संख्या 13, उपभोक्ता अधिशेष की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो उपभोक्ता अधिशेष वह अंतर है जो उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के लिए देने को तैयार अधिकतम मूल्य का वास्तव में चुकाए गए मूल्य के बीच में होता है। ये हम लोग कर लिए ना थोड़ा सा कि क्या मार्जिनल वाला जो था, है ना, उसके अंतर को जो उपभोक्ता देने के लिए तैयार है और जो उस सामान का जो एक्चुअल मूल्य है उसी के बीच के अंतर को कहा जाता है। यह उपभोक्ता की संतुष्टि का माप है। मांग वक्र और बाजार मूल्य रेखा के बीच वह क्षेत्र उपभोक्ता अधिशेष को दर्शाता है। उपभोक्ता अधिशेष का प्रयोग कर नीति निर्माण कर सब्सिडी तथा मूल्य नियंत्रण के प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। चलिए, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का हम लोग पढ़ते हैं। क्या है भाई, मैट्रिक्स की अवधारणा, प्रकार एवं आर्थिक उपयोग, कहाँ कहाँ इसका उपयोग है। तो देखिए, अवयव संख्याओं का आयताकार क्रम होता है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित होता है। ये पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, वर्ग अवयव और शून्य अवयव, है ना। चलिए, अर्थशास्त्र में अवयव का प्रयोग इनपुट आउटपुट विश्लेषण, राष्ट्रीय आय लेखांकन और समीकरणों की प्रणाली को हल करने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 15, क्रैमर के नियम द्वारा रैखिक समीकरण के समाधान की व्याख्या कीजिए। जब हम लोग देखे थे कि एक ही साथ लेके इक्वेशंस को जब हल किया जाता है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है, क्रैमर का नियम रैखिक समीकरणों की प्रणाली को हल करने के लिए एक गणितीय विधि है जिसमें निर्धारकों का प्रयोग किया जाता है। यह विधि तब उपयोगी होती है जब समीकरणों की संख्या सीमित हो, ठीक है। अर्थशास्त्र में संतुलन, मूल्य, उत्पादन और स्तर और आय निर्धारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह नियम गणित, अर्थशास्त्र और सरल व्यवस्थित बनाता है। चलिए, अब बेसिक मैथमेटिकल है, इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वही सब क्वेश्चन है, बस थोड़ा उसमें बढ़ा दिया गया है, 10 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, समुच्चय सिद्धांत की अवधारणा, प्रकार, संक्रियाएं तथा अर्थशास्त्र में इसके अनुप्रयोगों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो थोड़ा बहुत हम लोग ऊपर किए हैं कि कैसे कैसे, देखिए कर्ली ब्रैकेट में हम लोग शो करते हैं, कैपिटल लेटर से उसको हम लोग डिनोट करते हैं। समुच्चय का प्रकार क्या है, शून्य क्या है जिसमें जीरो रहता है कि नहीं। सीमित समुच्चय क्या है, सीमित समुच्चय क्या है, असमित समुच्चय क्या है, समान समुच्चय क्या है, उप समुच्चय क्या है, ठीक है। और इसके संक्रियाएं क्या है, यूनियन बताएं, जो कि सब कुछ कॉमन लेके बनाया जाता है और उसको ऐसे डिनोट करते हैं। प्रतिच्छेद क्या है, इंटरसेक्शन, जिसको ऐसे जो बस कॉमन पार्ट को लिखते हैं और अनकॉमन को नहीं लिखते हैं। डिफरेंस का एक समुच्चय, वे दो तत्व जो दूसरे में ना हो, ठीक है। वेन डायग्राम के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए। चलिए, वही क्वेश्चन नंबर 2, फलन फंक्शन की परिभाषा दीजिए तथा उसके प्रकार को ग्राफिकल प्रस्तुतियों को अर्थशास्त्र द्वारा समझाइए। तो इसमें एक अच्छा चीज़ लिखा हुआ है, क्या होता है, इसको y = fx होता है और y क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट है। जो x होगा वही इसका क्या होगा, अगर 1 का मान होगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज होगा तो फिर ये चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। तो y क्या है, डिपेंडेंट है। देखिए, इसका क्या है, अर्थशास्त्र में उपभोग है, उपयोग है, मांग फलन, उपभोग फलन, लागत, उत्पादन, है कि नहीं। चलिए, 3 में क्या है, निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से उपभोग फलन, बचत फलन, औसत लागत वक्र तथा इकाई लोच मांग वक्र की विस्तार से व्याख्या कीजिए। लिमिट और डिफरेंशिएशन से लॉन्ग में है, सीमा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा इसके नियम को अर्थशास्त्र में सीमांत अवधारणाओं के स्तंभ में समझाइए।
5 अवकलन की सहायता से लाभ अधिकतमकरण की शर्तों की विस्तार से व्याख्या कीजिए तथा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये देखिए ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, ये डिफरेंशिएशन है कि नहीं, सेकंड ऑर्डर का है। सिक्स में क्या है, कुल उपयोगिता, उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा हाशमन सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या कीजिए। 7 कुल लागत और औसत लागत एवं सीमांत लागत के बीच संबंधों का अवकलन की सहायता से समझाइए। ये हम लोग पढ़े थे ना। 8 मांग के मूल्य लोच की अवधारणा, मापन की विधियां तथा इसके आर्थिक महत्व को व्याख्या कीजिए। मापन की विधियां देख सकते हैं, लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन से 9 में समाकलन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा सीमांत फलनों से कुल फलन प्राप्त करने की प्रक्रिया को उदाहरण से समझाइए। 10 मैट्रिक्स की अवधारणा, प्रकार, संक्रियाएं तथा अर्थशास्त्र में इसके अनुप्रयोगों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। 11 उपभोक्ता अधिशेष की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा निश्चित समाकलन की सहायता से इसकी गणना समझाइए। 12 उत्पादक अधिशेष की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में इसकी गणना को समझाइए। 13 पे है डिटर्मिनेंट की अवधारणा, गुण तथा आर्थिक उपयोगों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। 14 इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसके अस्तित्व की शर्तें तथा आर्थिक महत्व स्पष्ट कीजिए। इनवर्स कब पहले एक चीज़ याद रखिए, इनवर्स किसी चीज़ का कब निकलता है, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इनवर्स निकालने से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि उसका डिटर्मिनेंट चेक कर लें। क्रैमर के नियम तथा आव्यूह विधि द्वारा रैखिक असमघातीय समीकरणों के समाधान की विस्तार से व्याख्या कीजिए। चलिए, वीडियो इतना तक था और आप अगर यहाँ लास्ट तक पहुँचे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप बोलिएगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो इसका PDF है इसको हम लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल देंगे। ठीक है, अगर आप कमेंट कीजिएगा तब, ऐसे ही नहीं कि हाँ डाल दीजिए तब हम लोग उसको डाल देंगे, तब आप वहीं से पढ़ लीजिएगा क्योंकि थोड़ा टफ है पेपर। तो हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे से निकले, अच्छे से पढ़ के जाए। तो आप अगर कमेंट कीजिएगा तो उसमें हम लोग बाद में डाल देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाय।